वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अतर काजमी और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम जिसमें आज हम इजराइल और ईरान के बीच जो ये तशद्दुद आमेज बातें हो रही हैं उस पर तबसरा करेंगे। हमारा मकसद ये होगा कि हम आपको सही और सच्ची एनालिसिस आप तक पहुंचाएं, जिसके जरिए जो आजकल की खबरों का जो एक सिलसिला चल निकला है, इसमें बहुत सारी फेक न्यूज आप तक पहुंच रही है। हम बात करेंगे जाने माने एनालिसिस से, जिसके जरिए आपको इस मशरिक़ वस्ता में होने वाली हर एक जो चीजें आ रही हैं उसके बारे में एक तो पूरा एनालिसिस, किस तरीके से ईरान अपने हथियारों को लेकर किस तरीके से इसराइल पर अटैक कर रहा है, और इसराइल जो है वो किस तरीके से ईरान पे अटैक कर रहा है। दोनों की जो स्ट्राइक रेट है वो किस तरीके की है, और उसमें जो सिविलियंस हैं उनको कितनी हिट किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया हाउसेस पर भी जो अटैक हुआ है, और इस खित्ते के अलावा इस जंग का क्या प्रारूप होगा, क्या ये जंग हमें देखने को मिल रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर, या इसमें अभी भी कुछ और देश जुड़ेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मशरिक़ वस्ता के जानकार, जाने माने पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा हमसे जुड़ेंगे, और हमारे साथ जाने माने सहाफी सरवर हुसैन साहब हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि ये हमारे मुल्क के लिए, यानी हिंदुस्तान के लिए ये तमाम चीजें कितनी अहम होने जा रही हैं, और इस जंग से कितना खतरा है कि हम पेट्रोल के सिस्टम में या जितने भी फ्यूल ऑयल हैं, क्रूड ऑयल को लेकर जो हालात है उस पर भी हम बात करेंगे। इससे इकोनॉमिकली हिंदुस्तान को कितना नुकसान होने जा रहा है ये भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निशांत वर्मा की तरफ चलते हैं। निशांत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि किस तरीके से आप इस जंग को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं, और ये जंग कैसे बढ़कर, क्या ये अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर हम इसको देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जंग को बिल्कुल उसी तर्ज पे देखता हूं जो अमेरिका जैसा देश हर 10 वर्षों में किसी ना किसी देश पे अपना हक अधिकार थोपने की कोशिश में करता आया है। पिछले 40 सालों में आप देखेंगे, इराक पे 2 बार, अफगानिस्तान, लीबिया, इन जैसे देशों को अस्थिर करना, उससे पहले इजिप्ट को अस्थिर करना, इन देशों में तख्ता पलटकर किसी तरह से अमेरिकी चापलूसों को सत्ता में बिठाना, ये अमेरिका का पुराना खेल रहा है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, किसी तरह से वहां की जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करना, और दूसरा कि हम लोग जानते हैं, चाहे अफ्रीकी देश हों, चाहे साउथ अमेरिकन देश हों, या अन्य एशिया के जो देश हैं कई सारे, इन्हें पहले भुखमरी की कगार पे लाना और फिर अमेरिका की तरफ से उनको सहायता देना। ऐसा करके ही ये लोग अपना वर्चस्व कायम रख पाए हैं। अब मैं आता हूं कि इस समय जो वॉर इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। इजराइल कहता है शुरू से, जब से बना, कि मैं दुश्मनों से घिरा हूं, और ईरान जो है वो पहले इसी इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जब तक इजराइल के साथ साथ ईरान अमेरिकी गोद में खेलते थे। लेकिन जब से आयतुल्ला साहब ने आकर के इस्लामिक रिपब्लिक बनाया है और शाह को गायब किया है, तब से वो अमेरिका की आंख चुभने लगे। जहां तक अमेरिकी, माफ कीजिए, इजरायली राष्ट्रपति का कहना है, अभी कल उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो, ईरान जो है वो बिल्कुल न्यूक्लियर बम बनाने की कगार पे पहुंच गया। इसलिए भाई इसके साथ ये, इन्हें नहीं अलाउ होना चाहिए, कि ईरान जैसे देश के पास होना ही नहीं चाहिए। वही बात अब ट्रंप कह रहे हैं। 2 बातें निकल के आती हैं कि अमेरिका और इजराइल कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले, कि किसके पास क्या होना चाहिए और किसके पास क्या नहीं होना चाहिए। सवाल एक बहुत अहम इसी नुक्ते पे आ गया, जो आपने कहा कि ये पिछले जो रिजीम चेंज की बात हुई है, चाहे वो इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, और इसके अलावा ट्यूनीशिया हो, मिस्र हो, इराक पर भी यही कहकर हमला किया गया कि उसके पास केमिकल वेपन्स हैं, और उसके बाद फिर जब
पूरी रिसर्च हुई और उसको देखा गया तो वहां पर कुछ नहीं निकला। तो ये क्या दादागिरी है अमेरिका और इजराइल या उनके जो नोटो कंट्री जो कहलाते हैं एलआई के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंग्रेजी में एक फ्रेज है मोडस ऑपरेंडी, यानी कि ऑपरेट करने का तरीका। तो आपने जो उदाहरण दिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। देखिए, दुनिया में यूनाइटेड नेशंस नाम की एक चिड़िया है। जी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई बड़े देश हैं जो अपना सिक्का चलाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से लड़ाई लड़ना ये बड़ी आम बात हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट किसी एक देश के साथ लड़ना उसका कारण होना चाहिए, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जब ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो इसमें अमेरिकी गोला बारूद अच्छे से बिकता है, उसकी आमदनी होती है। लेकिन जो आपने पूछा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब इन पुराने उदाहरणों के अंदर ये कह के कि केमिकल वेपन है या एटम बॉम्ब बन रहा है, और बाद में जब मालूम चला कि वहां तो कुछ भी नहीं था, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। इस समय ईरान को लेकर के यदि आप देखेंगे, तो 3 दिन पहले हम बात कर रहे हैं, इससे 3 दिन पहले आईएईए, जो एटम न्यूक्लियर सेवाओं का और संस्थाओं का एक अच्छा है, मिला जुला समूह है, अथॉरिटी है, उसने अभी अथॉरिटी है। उसने 3 दिन पहले ये कहा कि ईरान हैज ब्रीच्ड द न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। जी। उसने ये कहा कि ईरान जो है वो सच में एटम बॉम्ब बना रहा है, और समझौते और बातों जो नियम है उनके अनुसार जानकारी नहीं दे रहा है। बिल्कुल ये वही बात है जो इराक के साथ की गई थी। ये कर कौन जी। रहा है? नेशंस की एजेंसियां। यूनाइटेड नेशंस में सिक्का किसका चलता है? याद करिए वो समय जब संयुक्त राज्य संघ यूनाइटेड नेशंस जेनीवा स्विट्जरलैंड में होता था। न्यूयॉर्क उठा जी। करके ले गए हैं, गोद में बिठा रखा है और अपना सिक्का चलाते हैं। और इसी वजह से ब्रिक्स हो या अन्यथा दूसरी एजेंसियां जो बन रही कोशिश कर रही हैं, ये अस्तित्व में आने की कोशिश कर रही हैं। ईशान जी, अमेरिका मैं आपके पास आऊंगा, आपके कुछ और सवाल जो बहुत ज्वलंत हैं इस वक्त और जरूरी है लोगों तक पहुंचाना। मैं अपने जो प्रेस रिपोर्टर हैं, जो सहाफी हैं, जो हिंदू न्यूज के जो एडिटर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरवर साहब, इस वक्त आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी जैसे कि कल खबर आई कि वो प्रेस पर जो नेशनल न्यूज नेटवर्क है ईरान का, उस पर इसराइल ने हमला किया। तो इस हमले को आप किस नजरिए से देखते हैं, जबकि वहां पर कुछ लोग जासूसी के तौर पर ईरान के अंदर के लोग पकड़े गए, इसको भी किस नजरिए से देखते देखिए, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता चलूँ कि जो वहाँ पे जासूसी के इल्ज़ाम में जो लोग पकड़े गए हैं, तो यकीनन ये तो तारीख रही है कि जब तक हमारे अंदर से ही अगर कोई दुश्मन का साथ देने वाला ना हो, तो हमें शिकस्त देना या हमें हार नसीब होना, ये मुमकिन नहीं है। तो हैं? जी। ईरान तो कई सालों से जो है वो इस वबा से जो है वो मुतासिर रहा है और नुकसान उठाता रहा है और अभी मुसलसल नुकसान उठा रहा है। और जिस तरह से अभी आपने बात की कि वहाँ पर जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी और जो वो आईआरआईबी पर जो वो हमला हुआ है। आईआरआईबी एक मीडिया सेंटर है, वहाँ का नेशनल मीडिया सेंटर है, जहाँ से खबरें जो हैं वो प्रेस टीवी भी इसमें जो है वो मुख्य चैनल है, उस पर जो हमला हुआ है उस पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो ये प्रेस की आज़ादी पर भी हमला है जो कि इंटरनेशनल युद्ध के जो है वो उसके खिलाफ माना जाता है। मगर ये अब खैर उनके लिए तो कोई मानक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि किस तरह से जो है वो युद्ध लड़ा जाए और किस तरह से ना लड़ा जाए। जब फ़िलिस्तीन में बच्चों पर और औरतों पर और बूढ़ों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल लॉ हैं, जो वॉर के लॉ हैं, उसको फ़ॉलो करना उनसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी जो ताज़ा अभी जो खबरें अभी आ रही हैं, वो ये है कि इज़राइल ने जो है वो ईरान पर हमला दोबारा शुरू कर दिया है। कई जगहों पर जो है वो मिसाइल से हमले अभी जारी हैं और कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें मिल रही हैं ईरान से। तो अभी-अभी ये जो ताज़ा खबर जो हमें अभी मिली है, वो यही है कि हमले जारी हैं। और जिस तरह से अमेरिका ने अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही है
और जिस तरह से अमेरिका पहले तो छुप कर इजराइल के साथ था, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गया है। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि ये जॉइंट ऑपरेशन होगा ईरान पर हमले का। जी शर्मा साहब, अभी जो एक बात मैंने आपसे सवाल किया था कि इंटरनली तौर पर वहां पर जो ड्रोन बरामद हुए हैं या कुछ भी कुछ इस तरह से एक्सप्लोजन भी बरामद हुआ है, तो ईरान के अंदर, जबकि ईरान को खुद कहा जाता है कि ईरान के ईरानी नेशनलिज्म के हिसाब से अपने आप को कभी किसी दूसरे के हाथ पर बेचते नहीं है, ये कितना खतरा है ईरान के लिए कि वहां पर अंदर खाने अगर वहां पर जासूसी करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये इंटरनली कितना उसको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जैसा कि लोग जानते हैं कि ईरान की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो कैसी है। तो कभी वीज़े की लालच में, कभी रेसिडेंस वीज़े की लालच में, कभी पैसे की लालच में, कभी बिज़नेस की लालच में लोग हर मुल्क में बिकते हैं, वहाँ पे बिके। लेकिन वहाँ पर जो बिके, वो ऐसे बिके कि फिर जो एक सिलसिला शुरू हुआ है टारगेट किलिंग का, और बाकायदा जो है वो मेहमान, यानी ईरान का जो एक मेहमान जो एक प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी में आता है, उस तक को जो है वो टारगेट करके मार दिया जाए। तो ये जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो इंटरनल फेलियर है ये इंटेलिजेंस की, और ये ज़ाहिर-सी बात है वो जो लोग बिक गए, उन्होंने तो फौजी जो मरकज़ थे, उन तक की निशानदेही की है। और आज अभी जो पकड़े गया है ड्रोन्स, वो एक वैन में लेकर जा रहे थे, जो खुदकुश हमला करने के लिए तैयारी थी, उसको पकड़ा गया है। और आज एक तेहरान में एक घर पर जो है वो छापा मारा गया, तो उसमें 157 157 किलो जो है वो मादा बरामद किया गया है, जो धमाका खेज मादा होता है। तो ये सब ईरान के लिए बहुत घातक है। निशान जी, अभी एक धमकी है अमेरिका की तरफ से। अभी तक ये था कि हम एक साइड लाइनर होके इसराइल से बात करेंगे, लेकिन उसने कहा है कि हम किसी भी सूरत में इसराइल के साथ है, और हमेशा से एक इलाहे, एक पार्टनर की तरह से अमेरिका साथ साथ रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी आपने एक बहुत अच्छी पोस्ट भी लिखी थी, इसमें कहा कि दुनिया भर के अगर टेररिस्ट का जमावड़ा किया जाए, उसमें सरे फेहरिस्त अगर सरदारी किसी को सौंपी जा सकती है तो वो अमेरिका है। तो इस नजरिए को आप किस नजर से देखते हैं? ज़रूर। अतर साहब, लेकिन मैं हुसैन साहब की बात पे कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा, जासूसी वाली बात पे। जी जी मैं पहले तो ये ऑपरेटिव सिस्टम बता दूँ कि जासूसी होती कैसे है। जी अगर किसी देश को जासूसी करनी है, तो ये गिव एंड टेक बिहेवियर पे होता है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी देखें, तो हर जगह डबल एजेंट होते हैं। हमारी जी रॉ एजेंसी, अगर उसे पाकिस्तान से कुछ जानकारी लेनी है, तो वहाँ के आईएसआई के एजेंट्स के साथ दोस्ती बनानी पड़ती है। सिमिलरली आईएसआई वालों को अगर हमारे यहाँ से कोई जानकारी लेनी है, तो जासूसी का ये पैटर्न कोई नया नहीं है। ये विश्व भर में आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। मैं तब बताऊँगा जब तुम मुझे बताओगे। तो ये जी ईरान के लिए, जैसे मैं ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा कि कुछ लोग बिक गए, क्योंकि ऐसे तो इज़राइल के भी बिक गए। अब मैं बताता हूँ कैसे, उदाहरण देखिएगा। आपने ये जो हाल में इज़राइल और ईरान के बीच में जो जंग चली है, इसका शुरुआत जो है वो इज़राइल ने किया था। और वो कैसे जी किया था, आपको याद होगा कि ईरान के अंदर पहले से ड्रोन्स आ गए थे, इज़राइली ड्रोन्स, और उन्होंने जी एकदम से उसको से स्वचालित तरीके से ऑन करके और वहाँ के जनरल को मार दिया, और बहुत जगह उन्होंने धमाके किए। ये वो ड्रोन्स थे जो मुश्किल से 30-40 किलोमीटर तक की ही दूरी कवर कर सकते हैं। याद रहे कि सारे ड्रोन्स बड़े नहीं होते, छोटे-छोटे ड्रोन्स होते हैं। इनकी जो रेंज है 40, 50, 100 किलोमीटर थी। तो ये स्वाभाविक है, इज़राइल से तो उड़ के आए नहीं थे। जी इसी तरह से अभी हाल में आप समाचार देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से, तो इज़राइल के ऊपर ईरान 2 चीज़ों से वार कर रहा है। एक लंबी दूरी की मारक मिसाइलों से, और दूसरा ड्रोन्स से। तो ये जो ईरान से ड्रोन से वहाँ जो आप कह रहे हैं कि मार हो रही है, वो कोई यहाँ से उड़ के नहीं जा रहे ईरान से। वो 1700 2000 किलोमीटर तक उड़ के नहीं जा रहे। वो छोटे हैं, 300-400 किलोमीटर तक जाने वाले ड्रोन्स। ये पहले से इज़राइल के अंदर ईरान ने घुसा रखे। ये उसी इलाके से उड़ करके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, भले इस हमले का, ड्रोन हमले का असर कम होता है। एक घर उड़ा दिया, 2 गाड़ियाँ उड़ा दी, बस इतना ही होता है।
जो ज्यादा डैमेज करता है वो मिसाइलें होती हैं जो जमीन से या तो छोड़ी जाए या हवा से या शिप में से। तो पहली चीज कि जहां तक हम समझ रहे हैं कि स्पाई सिस्टम जो है ये गिव एंड टेक है, दोनों जगह होता है, नई बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। दूसरा, ड्रोन अटैक जो है वो इतनी दूर से कोई उड़ के नहीं आ रहा है। ड्रोन जो होता है वो बहुत एक छोटी सी चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत बड़े ड्रोन जो होते हैं वो तो है ही नहीं इन देशों के पास जो बड़े ड्रोन हैं। अब आती है तीसरी बात के माफ कीजिए, आपका एक सवाल था जो मैं स्किप कर गया क्योंकि मैं हुसैन साहब की बात में बड़ा इंटरेस्ट हो गया था। आपने आखिरी अच्छा, सवाल क्या पूछा? मेरा मेरा सवाल ये है कि आप इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं जिसमें एक्सुएट कर रहा है, ये अमेरिका कह रहा है कि हम बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी खुल के धमकी दी है कि हम आयतुल्लाह खामेनी को किसी तरह से टारगेट करेंगे और ईरान पर डायरेक्ट हमला करेंगे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, जबकि आपने अपने अपने एक लेख में लिखा है जो मैंने शायद पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दुनिया भर के तमाम जो आतंकवादी हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो उसकी सरदारी जो है वो अमेरिका को मिलेगी। देखिए, अमेरिका आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहूंगा कि हमारी गुफ्तगू सुनते सुनते गूगल खोलें दूसरे फोन पे या बाद में और लिखें जी डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की परिभाषा। विश्व में आतंकवाद की कोई परिभाषा आज तक अथर साहब नहीं बनाई गई है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस तक ने नहीं बनाई है। अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषाएं आतंकवाद की, लेकिन एक चीज कॉमन है उसमें, कोई गुट ग्रुप ऑफ पीपल या सरकार अगर अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के लिए या अपनी आइडियोलॉजी बाकी लोगों पे थोपने के लिए या धार्मिक चीजों को थोपने के लिए अगर वायलेंस का इस्तेमाल करती है, यानी कि मारकाट करके, दबा के, अगर वायलेंस करके वो इन तीन चीजों को लागू करने की कोशिश करती है तो वो टेररिज्म कहलाता है। उदाहरण के तौर पे फ्री हैंड बोलता हूं मैं कि इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिसको हम संघी लोग कहते हैं, ये गाय के नाम पे लोगों को मारते हैं। ये एक आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश है कि गाय को ना मारा जाए, इसलिए गाय को मारने वालों को ये मारते हैं, झूठ बोल के भी मारते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो हैं वो आतंकवाद फैलाते हैं। सेम चीज अमेरिका में हो रही है। अमेरिका वाले जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए, अपने सिस्टम को थोपने के लिए अन्य देशों पे उनको टेरराइज कर रहे हैं, उन पे आतंक फैला रहे हैं कि तुम मानो हमारी बात नहीं तो तुमको मार देंगे। बस यही चीज इस समय इजराइल और ईरान के बीच में आपको देखने को मिल रही है, जिसमें इजराइल जो है वो हम सब जानते हैं कि वो जिंदा नहीं रह सकता बिना ईरान, बिना अमेरिका के, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा के अंदर ईरान को उसी तर्ज पे खत्म करने की शुरू से कोशिश में खास करके मिस्टर नेतन्याहू हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान, लीबिया और इन सबको, इराक को टारगेट किया गया था। जी, ईशान जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से रिजीम चेंज करने की बात की जा रही है ईरान में कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि उनको जो फायदा हासिल होगा जो रिजीम चेंज होने से, इसलिए ये सारी मेहनत की जा रही है, ये जो जंग लड़ी जा रही है। लेकिन जो अगर देखा जाए कि जिस तरह से एक हिस्ट्री रही है ईरान की और ईरानी लीडर्स की कि वो किसी के सामने झुकते नहीं है या ईरान जंग हार जाता है, लेकिन उसके बाद के जो हालात होंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट इजराइल की पॉलिटिक्स पर या अमेरिका की पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ेगा? देखिए हुसैन साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि तख्ता पलटने का खेल लगभग पूरे विश्व में कई देशों में न जाने कितने सालों से चलता आ रहा है, और उसके जो लाभ और हानि वाले जो बात है, तो देखिए इराक में तख्ता पलट कराया सद्दाम हुसैन का, आज वहां शांति है। अमेरिका के द्वारा चिन्हित लोग वहां शासन करते हैं और कहा जाए तो अमेरिका की नौकरी करते हैं। हमें याद है कि मिस्र कई वर्षों पहले अमेरिका के खिलाफ था, इजराइल से जंग लड़ता था, लेकिन मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, लंबे से खान साहब हुआ करते थे, उनको मारने के बाद अब उसको पिट्ठू बना लिया अमेरिका ने। इसी तरह से लीबिया, इसी तरह से अफगानिस्तान, आज आप कुछ भी कह लीजिए, अमेरिका द्वारा पैदा किया गया तालिबान आज अफगानिस्तान पे शासन कर रहा है और सब शांति है। तो तख्ता पलट के कई कारण होते हैं।
पहली बात तो ये ईरान को समझ लिया जाए कि शाह ऑफ ईरान जो अमेरिका के दोस्त थे, उनका भी तख्ता पलट खोमेनी साहब ने करा। तो क्या उससे ईरान पे दुष्प्रभाव पड़ा? पता नहीं। लोग कहते हैं पहले ईरान बड़ा लिबरल था। जी, वो इस्लाम से पहले वहां पे फारसी जो लोग पर्शियंस रहते थे, वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, तो वो हर जमीन का एक अलग अलग, हर भूखंड का एक अलग अलग इतिहास है। लेकिन जी एज ऑफ नाउ आप देखेंगे तो इस समय जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जो कि मुख्यतः शिया है, लेकिन वहाँ ज्यू भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, वहाँ सुन्नी भी रहते हैं, वहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं। ये माफ करिएगा, शिया सुन्नी का मामला था कि अगर शिया आइडियोलॉजी फैल गई तो जिस तरह ईरान में सुन्नी हो या पहले के ज़ोरास्ट्रियंस यानी पारसी लोग हों, उनका धर्म परिवर्तन करके वो शिया हो गए, तो कहीं बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में सीरिया से लेकर के, जॉर्डन से लेके, सऊदी से लेके, अगर ये लोग उस व्यक्ति के प्रसार में आ जाएंगे तो शिया हो जाएंगे। ये एक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले करता था और करता है, जिस बदौलत आज भी जॉर्डन अमेरिका की गोद में बैठा है, भले ही वो कुछ भी कह ले अच्छा बुरा, क्योंकि ऊपर से उड़ती मिसाइलों के टुकड़े उसी पे गिर रहे हैं। लेकिन पहले तो ये जो बांट है, ये जो डिवाइड है, जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं की जाएगी, हम अरब देशों में, और आप खाली अरब देशों को छोड़ दीजिए, ईरान के ऊपर चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाएं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जहां जहां पे ईस्टर्न यूरोप में चले जाएं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, हर जगह वहां के जो शासक हैं उन्हें ये डर है, खास करके इस्लामिक देशों के, कि कहीं वहां शियाइज्म ना, शियाइट्स ना फैल जाएं, नहीं तो इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। इस चीज को कंसिडर कीजिए। अगर तख्ता पलट ईरान का हो जाता है तो वो तो अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हो जाएंगे। वही जो इराक के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ, मिस्र के साथ हुआ, तो वहां तख्ता पलटने के बाद अमेरिका ने अपने पिट्ठू बिठा रखे हैं शासन में, तो इस तरह से तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत आगे चले गए हुसैन साहब। मुझे नहीं लगता कि ईरान को हराना कोई बच्चों का खेल है। मुझे तो इनफैक्ट जो सब तरफ से समाचार मैं देख पा रहा हूं, अंदर तक की जानकारी निकाल के देख रहा हूं मैं, उसमें तो ये लग रहा है मुझे कि गाजा से भी बुरे हाल इस समय इजराइल के शहरों के हैं, और अगर यही चलता रहा मामला तो इजराइल अपने अस्तित्व को अब नहीं बचा पाएगा। ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। आज तक का इतिहास है, पिछले 2000 वर्षों में ईरान को कोई नहीं हरा पाया, जिसको हम पहले फारस कहते थे, कोई नहीं हरा पाया। उसके कई रीजंस हैं, उसकी डेमोग्राफी ऐसी है। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के समय में भी इतने सारे देशों पे अटैक किया जाता रहा, हराया जाता रहा, ईरान को कोई छू नहीं पाया। उसके सिर्फ एक दो कारण नहीं है, अनेक कारण है जो मैं शायद समझा ना पाऊं एकदम से इतने सारे छोटे प्रोग्राम में, लेकिन ईरान को हराना इतना आसान नहीं है। प्लस अगर इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहे हैं तो ईरान को रूस और चीन सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर ईरान पे एटम बम डाला गया तो पाकिस्तान इजराइल पे न्यूक्लियर बम डालेगा। ये अपनी शेखी बघारने के लिए पाकिस्तान बोल गया हो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ईरान को छूना इतना इजी नहीं। 5 दिन से मैं और आप डोनाल्ड ट्रंप की बकवास सुन रहे हैं, माफ कीजिएगा बकवास शब्द इस्तेमाल किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना क्या? जैसे हम लोग इंडिया में गेम खेलते हैं ना, क्या मोदी जी को किसी ने कसम दी थी कि भाई तुम पाकिस्तान को ना मारो, तो हम ये जानना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को किसने अपनी माँ की कसम दी है कि भाई ईरान को ना खत्म करो। बिल्कुल ये बड़बोलापन है डोनाल्ड ट्रंप का। और अगर वो ये कदम उठाता है, वैसे तो अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने जो नेवी और जो एयर सपोर्ट भेजा है वो सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए भेजा है, ना कि ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है, याद रखना कि अमेरिका इतना डाउन है। ईरान के अभी जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ज्वाइंट ऑपरेशन उस तरह से अटैक का करना चाह रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब यह है इजराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें रिफ्यूल कर देंगे हवा में,
हम तुमको गोला बारूद दे देंगे, बस इतना ही है। अमेरिका अपने पायलट्स को या अपने सैनिकों को ईरान के खिलाफ नहीं उतारेगा फिलहाल, क्योंकि अभी तक एक भी अमेरिकी की कहीं भी इस जंग में मौत नहीं हुई और ना ही ईरान ने अमेरिका के साथ कोई जंग खेलना शुरू किया है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, अगर इसको अमेरिका तोड़ता है तो फिर रूस, चीन फिर उधर अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन पे बम डालना शुरू करेंगे, तब अमेरिका क्या करेगा? इसलिए सोचना यानी एक आसान है, थर्ड वर्ल्ड वॉर करना का बिल्कुल बच जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान जी, हमें अपना वक्त देने के लिए। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और नाजरीन की खिदमत में ये अर्ज करते चलें कि आज के इस बात और इस गुफ्तगू में बस इतना ही। हम हमेशा जो है वो अपडेट लेकर आपके साथ जो है वो सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सरवर हुसैन का आदाब। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।